हुई और उसमें कुछ अहम फैसले हुए जिसमें मैं चाहता हूं कि जो कि पूरे पाकिस्तान का एक इम्पॉर्टेंट इशू है ट्रांसपोर्ट का, और ख़ास तौर पर जो महंगाई का इस वक्त तूफ़ान पाकिस्तान में चल रहा है और इन्फ्लेशन भी है, और फिर उसके बाद आपको पता है कि जो फाइनेंशियल इश्यूज़ इस वक्त पाकिस्तान के साथ हैं, तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की नंबर 1 प्रायोरिटी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से पब्लिक को रिलीफ दिया जा सकता है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब की बहुत ही खुसूसी हिदायत हैं कि सिंध हुकूमत अपने हर उस महकमे में जिसमें आवाम को रिलीफ दे सकती है, जिसमें आवाम के लिए कोई फ़ायदा किया जा सकता है, उसको फोकस करें। और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब, जो कि हमारे इस टीम के कैप्टन हैं सिंध में, उन्होंने खुसूसी तौर पर जितने भी ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसमें आवाम को इस महंगाई के दौर में रिलीफ दिया जा सकता है, उसको वो पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं वज़ीर आला साहब। और उन्होंने ख़ुद ज़ाती तौर पर इस वक्त वर्ल्ड बैंक से और एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी उनको अप्रोच किए, और आज एक और हमारी मीटिंग है दोपहर को, और उसमें भी मज़ीद इस पूरे सूबे में बसों के प्रोजेक्ट्स को हम फोकस कर रहे हैं कि किस तरह उसको इन्हेंस किया जाए, बस सर्विस को बढ़ाया जाए, और पब्लिक को इस महंगाई के दौर में जबकि पेट्रोल और डीजल आपके इस वक्त पीक प्राइसेस पे चल रहे हैं, आवाम तक ये समरात इसके किस तरह पहुँचे। तो आज जो हमारी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की मीटिंग थी, उसमें जो फैसले किए मैं आपसे आगाह करना चाह रहा हूँ। 17 फरवरी को हम पीपल्स बस सर्विस का बाकायदा ऑपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं ज़िले सक्खर में। सक्खर ज़िले में 17 फरवरी को पीपल्स बस सर्विस आवाम के लिए शुरू की जा रही है। तो सक्खर की जितनी आवाम है वो कम से कम किरायों में सबसे बेहतर बस सर्विस, जो कि दुनिया की बेहतरीन बस सर्विसेज हैं, उसमें सक्खर का भी शुमार हो जाएगा। इससे पहले कराची में काफ़ी रूट्स पीपल्स बस सर्विस के चल रहे हैं, लाड़काना में पीपल्स बस सर्विस का रूट्स चल रहे हैं, और हैदराबाद में पीपल्स बस सर्विस के रूट्स चल रहे हैं। तो अब सक्खर भी उस नए शहर में शामिल हो जाएगा जो पीपल्स बस सर्विस की जैसी सहूलियात जो है वहाँ पे ख़वातीन और हज़रात के लिए अच्छी बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू की जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट डे 18 फरवरी को पीपल्स पिंक बस सर्विस जो है, पीपल्स पिंक बस सर्विस 18 फरवरी को हैदराबाद में भी शुरू की जा रही है। जिस तरह पिंक बस सर्विस की शुरुआत कराची में हुई और उसकी जो पजीराई मिली है अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है, दुनिया के उन चंद ममालिक में शुमार है जहाँ पे ख़वातीन के लिए मखसूस सिर्फ ख़वातीन के लिए बस सर्विस शुरू की गई है और एयर कंडीशन बेहतरीन बस सर्विस शुरू की गई है। दुनिया में कोई बहुत ज़्यादा ममालिक ऐसे नहीं हैं जिनमें ये हो। तो पाकिस्तान में तो पहली ये पीपल्स पिंक बस सर्विस चल रही है, और अब जो है मैंने कहा कि दुनिया के चंद ममालिक में शामिल है। तो अब हम हैदराबाद को भी 18 फरवरी को हैदराबाद में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पिंक बस सर्विस। उसके बाद फिर आ जाएँ 20 फरवरी को हम कराची में पिंक बस सर्विस का हमने जो पहले एक रूट स्टार्ट किया था, मज़ीद कराची में तीन रूट्स नए स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि पिंक बस सर्विस जो कि सिर्फ ख़वातीन के लिए मखसूस की गई है। मैंने शुरू में ही कहा था कि हम पहले एक रूट शुरू कर रहे हैं और हम उस एक रूट में देखेंगे कि जी क्या लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है और लोगों को इससे कितना फ़ायदा होगा। ये एक तजुर्बाती हम तौर पर हमने शुरू किया था। उसमें कुछ चंद मुखालफिन ने, जिनका काम होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ शिकायत करना और तनकीद करना, हालांकि पूरे
उस हमारे स्टेप को पिंक बस सर्विस के सब ने अप्रिशिएट किया था। बरतानवी जरीदे ने भी उस पर जो है वो आर्टिकल्स लिखे और उसकी तारीफ में आर्टिकल लिखे। पाकिस्तान की मीडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, खुसूसी तौर पर पाकिस्तान की मीडिया का, जिसने मतलब उसको बहुत अच्छे तरीके से उस पूरे स्टेप को लिया। हमारी जो सिविल सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी की ख़वातीन ने और मर्द हज़रात ने भी बहुत उसकी तारीफ़ में चीज़ें लिखी। लेकिन खैर उसको हम बढ़ाने जा रहे हैं, कि हमने कहा था उस जिस दिन इसकी इनाग्रेशन थी उसमें भी मैंने कहा था कि हम इन चीज़ों को इन्हेंस करेंगे। तो कराची में जो हमारा एक ऑलरेडी रूट 1 है जहाँ पे हमने पिंक बस सर्विस शुरू की गई है, वहाँ पे भी बसों की तादाद को हम बढ़ा रहे हैं। उसके बाद रूट 2 जो है कराची में ऑलरेडी जो चल रहा है, उसमें अभी तक कोई पिंक बस सर्विस ख़वातीन के लिए मखसूस नहीं चल रही है। तो उसमें वो 33 किलोमीटर्स का 33 किलोमीटर का रूट है, जिसमें पावर हाउस से शुरू होगा, पावर हाउस चौरंगी, नॉर्थ कराची, नागन चौरंगी, शफीक मोड़, गुलशन चौरंगी, जौहर मोड़, COD, ड्रिग रोड, शाह फैसल कॉलोनी, सिंगर चौरंगी, कोरंगी नंबर 5 से लेके इंडस हॉस्पिटल कोरंगी तक जो है वो पिंक बस सर्विस जो है पीपुल्स पिंक बस सर्विस जो है वो शुरू की जा रही है, जो कि 20 फरवरी को वो भी चलेगी और जो नए रूट में बसेस का होगा उसका भी ज़्यादा इजाफा होगा। फिर हमारा एक है रूट नंबर 10, वो है नुमाइश चौरंगी, MH जिन्ना रोड, ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट, मेट्रोपोल, 3 तलवार, 2 तलवार, अब्दुल्ला शाह गाजी रोड, डॉल्मिन मॉल, क्लिफ्टन, मैकडोनल्ड्स रोड, और फिर ये क्लॉक टावर जो है। यहाँ तक भी जो नई पिंक बस सर्विस है, जो नई मज़ीद बसेस बढ़ाई गई हैं, वो भी 20 फरवरी को कराची में स्टार्ट की जाएंगी। तो उस हिसाब से जिस तरह मैंने कहा कि 17 फरवरी को हम सक्खर में पीपुल्स बस सर्विस शुरू करने जा रहे हैं, फिर 18 फरवरी को पिंक बस सर्विस हैदराबाद में शुरू होने जा रही है, फिर जो है आपको 20 फरवरी को कराची में 3 रूट्स पे पीपुल्स पिंक बस सर्विस शुरू की जा रही है। और एक और मैं खुशखबरी दे दूं कि ऑलरेडी हमारी जिस तरह EV बसेस चल रही हैं शहर में, जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट बसेस हैं, यूरोपियन बसेस, जो कि पाकिस्तान की पहली EV बसेस थी, उसकी भी एक हमारी नई फ्लीट जो है वो कराची पोर्ट पे पहुंच गई है। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भी एक बहुत बड़ी फ्लीट जो है EV बसेस की, वो हम शुरू करने जा रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक बसेस हैं, EV बसेस, जो कि चार्जेबल बैटरी पे चलती हैं, जो माहौल फ्रेंडली बसेस हैं, जिनमें कोई ईंधन खर्च नहीं होता, जो आपके पोल्यूशन को कंट्रोल करने में आपका मदद देंगी, जो लोगों को कम किराए में सफ़र करने में मदद देंगी। तो ये सारे वो स्कीम्स हैं जो कि इन हालात में भी, जब मुल्क में इस वक्त इकॉनमी का प्रेशर है, मुल्क में इस वक्त फाइनेंशियल इशूज़ जो है वो काफ़ी क्रिटिकल है, इस पोजीशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के हिदायतों पर और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब की गाइडेंस में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध हर उस नए प्रोजेक्ट को जो कि पब्लिक को मज़ीद से मज़ीद रिलीफ दे सके इन हालात में, जहाँ पे आपको मैं ये भी कह सकता हूँ और मैं चैलेंज के साथ कहने के लिए तैयार हूँ कि अगर आप मोटरसाइकिल पे, आपकी ज़ाती मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल पे सफ़र करें और आप इन बस EV एयर कंडीशन बसेस जो या बाकी पीपल्स बस सर्विसेज हैं या पिंक बस सर्विस पे या हमारी BRTs पे सफ़र करें, मोटरसाइकिल से सस्ती आपको जो है वो बसेस आपकी पड़ती हैं। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह एयर कंडीशन अच्छी सर्विसेज जो हैं वो हुकूमत सिंध की जानिब से सिंध भर के आवाम के लिए वो प्रायोरिटी बनी हुई है। और यही ऑरेंज लाइन BRT जो है वो सब उसके अच्छे तजुर्बात हमें मिल रहे हैं, उसके अच्छे समरात मिल रहे हैं। और अब जो है मज़ीद, जिस तरह मैंने कहा कि मज़ीद EV बसेस भी आ रही हैं, लेकिन इनके साथ साथ हुकूमत सिंध रेड लाइन BRT पे काम रैपिडली चल रहा है। बीच में उस पर कोई प्रोपेगेंडा चला था कि जी वो काम बंद हो गया है। आज भी मैं कहता हूँ मीडिया के दोस्त अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वहाँ जाएँ तो आपको नज़र आएगा कि वहाँ पे फील्ड पे काम हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने सख्ती से जो है उन सारे प्रोजेक्ट्स पे फोकस किया हुआ है। येलो लाइन BRT भी शुरू की जा रही है। तो आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध जो है वो मुकम्मल तौर पर आवाम को रिलीफ देने के लिए इन हालात में भी पेश है। ये चंद गुजारिशात थी
ये चंद ऐलानात थे जो कि हम चाहते थे कि ये खुशखबरियाँ इन प्रेशर वाले हालात में भी, इस इन्फ्लेशन में भी आवाम को जो हुकूमत सिंध दे सकती है वो देती रहे। तो मैंने जिस तरह कहा कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जो है इन हालात में भी सबसे आगे है और आवाम के लिए बेहतर से बेहतर काम कर रही है। शुक्रिया। देखिए जी, इसमें मैं एक चीज़ वाज़ेह कर लूँ कि जिस तरह बारिशें हुई और फिर जो सैलाब की तबाहकारियाँ हुई, उन बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों ने आपके सिंध भर में बहुत तारीख़ी नुकसानात पहुँचाए और उसकी हशर ये था कि पाकिस्तान की तारीख़ में इतनी तबाहकारी नहीं हुई जितनी वो तबाहकारियाँ इस बार हुई। लेकिन उस वक्त भी मैं कहूँ कि जो तबाहकारियाँ हुई, रोड रास्ते ख़राब हुए, लोगों के घर गिरे, लोगों की फसलें तबाह हुई, यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने इन हालात में भी, मैं कहता हूँ पाकिस्तान का हमने रिकॉर्ड इंशाल्लाह ब्रेक करेंगे। पूरे पाकिस्तान में वाहिद पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध है जो कि 22 लाख जिन लोगों के घर गिरे हैं उनको 22 लाख अफराद को घर बना के दे रही है। कहना बहुत आसान है, सिंध भर में 22 लाख 23 अजला में 22 लाख घर बनेंगे जो कि पूरे पैसे जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है और अपने साथ जो इंटरनेशनल मालियाती इदारे हैं उनको साथ रखकर हुकूमत सिंध उनको घर बना के दे रही है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में कहीं नहीं हुआ। और इन हालात में जब आप देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त क्या पोजीशन है, लेकिन जो अवामी हुकूमतें होती हैं, जो कि नारा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया था कि रोटी कपड़ा और मकान, तो लोग कहते थे कि जी रोटी कपड़ा मकान सिर्फ नारा है। ये नारा नहीं है। आज इतने साल गुजरने के बावजूद भी वो नारा इस वक्त आपको पाए तकमील तक पहुँचते हुए नज़र आ रहा है। जो किसान हैं जिनके फसल डूबे, उनको, जो लोग गंदम लगाते हैं उनको 5-5 हज़ार रुपये गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से पर एकड़ दिए जा रहे हैं। लोगों को घर बना के दिए जा रहे हैं। जो आपका सवाल था, सड़कें बन रही हैं, इरिगेशन का नेटवर्क इंप्रूव हो रहा है। तो यही होती हैं फलाही रियासतें। फलाही रियासतें ये नहीं होती कि आप सिर्फ नारा दे दें फलाह का, रियासत मदीना के नाम लगा दें, आप बाकी चीज़ों के आप सिर्फ नारे लगा दें, लेकिन जब आपसे 3-4 साल इक़्तिदार के बाद पूछा जाए आपने आज तक जी किया क्या है, आवाम को दिया क्या, तो आप कहते हैं जी 0/0। आपने आवाम को कुछ नहीं दिया सिवाय झूठे नारों के, खोखले नारों के। जो अवामी हुकूमतें होती हैं, जो कि अवाम के वोटों के साथ चुन के आती हैं और जिनको अवाम के पास वापस जाना होता है, उनका काम होता है कि एक एक चीज़ का हिसाब दें। हमसे पूछें कि जी आपने सड़कें बनाई, हम बताएंगे बनाई। अब बारिशें तबाहकारियाँ हुई, अगर उसमें दोबारा मरम्मत करानी पड़ेगी उससे हुकूमत कराएगी। हमसे पूछा जाए हॉस्पिटल आपने बनाई। मैं खुद, मुझे अल्लाह ताला ने नई ज़िंदगी दी, मुझे सीरियस हार्ट अटैक हुआ। मैं एक सरकारी हॉस्पिटल में हैदराबाद में मैंने अपना इलाज कराया। अगर वो NICVD हैदराबाद में वो नहीं होती तो शायद आज मैं यहाँ पे ज़िंदा ना होता। लेकिन उसी सरकारी हॉस्पिटल में, जिसमें हर तबके के शख्स का मुफ्त इलाज होता है, उस हॉस्पिटल में, मेरा सरकारी हॉस्पिटल में इलाज हुआ, क्योंकि वहाँ पे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल हैदराबाद में इस काबिल नहीं थी जहाँ पे दिल के मर्ज़ का रात को 4-5 बजे सुबह को एमरजेंसी में मुफ्त में इलाज हो, उसको स्टेंट्स डाले जाएं और अच्छी क्वालिटी के स्टेंट्स डाले जाएं। ये भी नहीं कि जी के पब्लिक के लिए एक स्टेंट होगा, किसी मिनिस्टर के लिए दूसरा स्टेंट होगा। वही क्वालिटी का इलाज जो कि आम पब्लिक के लिए दिया गया और हमें भी वही इलाज मिला, क्योंकि हम भी आम पब्लिक ही हैं। तो ये होती फलाही रियासतें। इस तरह के चेस्ट पेन यूनिट पूरे सिंध भर में लगे हुए हैं। इस तरह के NICVD सक्खर में बनी हुई है, मिट्टी में बनी है, टटो मोहम्मद खान में बनी है, लाड़का में बनी है। सिंध के हर ज़िलों में जो है NICVD के नेटवर्क जा रहे हैं। तो यही फलाही हुकूमतें होती हैं जो कि अवाम की खैर व आफियत के लिए, उनकी भलाई के लिए काम करते हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सुरखरू हो रही है। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि अवाम को जवाब दे वो दे रही है। जो लोग सिलेक्टेड थे, वो सिलेक्टेड लोग आज एक्सपोज हो रहे हैं दिन ब दिन। अच्छा शेट्टी साहब, मुल्क में एक नेशनल लेवल का इशू है, ऐसा है, 7वीं मरदमशुमारी हो रही है डिजिटल में 1 मार्च से। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसमें सिंध के लोगों के रिजर्वेशंस हैं। कॉम्प्लिकेशन ये है कि ये पहली बार डिजिटल हो रही है, लेकिन पहली
बार बगैर शनाख्ती कार्ड के ये मरदमशुमारी हो रही है, यानी किसी से शनाख्ती कार्ड या शनाख्त नहीं पूछा जाएगा, घर पे अपना जाएगा, नंबर नोट करेगा, कितने लोग हैं, अगर 4 हैं वो 10 भी लिखवा देता है, कोई मसला नहीं। खदशा ये है कि इस बुनियाद पे मरदमशुमारी को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाएगा और ये मरदमशुमारी कंट्रोवर्शियल बन सकती है। आप जमाली साहब, मैं आपको सही बताऊं कि मैंने इस बारे में भी जो आप मुझे चीज़ें बता रही हैं मेरे लिए न्यूज़ है। मैं मानता हूं कि मैं इसमें लाइल्म हूं, तो मुझे इसका मालूम है। अच्छा सर, आपने कहा कि जब आप बीमार हो गए तो आपने टेस्ट भी कराया, डॉक्टर की हॉस्पिटल जो है बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, वहाँ पे 1 साल से ना एमआरआई मशीन चल रही है, ना सीटी है, ना बच्चों का आईसीयू है, बहुत सारे जो अल्ट्रासाउंड मशीन है खराब है। फिर हॉस्पिटल में 2-3 घंटे रहे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मेरी भाभी जो वहाँ पे जा रही है, मेरा जाती ये सवाल है, तो वहाँ पे जब गई है तो 36 घंटे के बाद उसका कोई डिलीवरी नहीं हुई, हॉस्पिटल से धक्के निकाल के उसको बाहर किया गया, फिर उसको एडमिट किया गया। वो मेरा भतीजा जो है वो क्या आप जो बात बता रहे हैं, अब केस मैं चेक करूँ, मुझे इसका इल्म नहीं है, मैं आपसे गलत बात करूँ, आपको जो कोई पर्सनल कोई एक्सपीरियंस है उसको चेक कर लेंगे। अच्छा शकील साहब, ये बताइएगा, आपकी एक इत्यादि जमातें वो कल 12 फरवरी को धरना देने जा रही थी और पता ही चला है कि आप लोगों से कुछ बातचीत हुई है, मीटिंग हुई है, तो थोड़ा आप बता सकते हैं कि उनको क्या अब नई आपने मामला दिए कि जिसमें देखिए जी, दूसरा एब्सोल्युटली नॉट से यस बॉस तक का सफर दोबारा तय होने जा रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे प्रार्थना? देखिए जी, जहाँ तक आपने एमक्यूएम की बात की, ज़ाहिर है डेफिनेटली इत्तेहादी जमात है फेडरल में, तो हमारा हम पे वैसे भी इखलाकी फ़र्ज़ है कि हर जमात का हम लोग ख्याल करें, अगर एमक्यूएम के ग्रीवेंसेस हैं तो उनको हम रिजॉल्व करेंगे। जहाँ तक आपने एब्सोल्युटली नॉट की बात की, अब मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कौम के साथ क्या मजाक हो सकता है कि एक शख्स जो कि 6 महीने तक लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहा कि जी मुझे अमेरिका ने हटाया है और अमेरिका ने मेरे ख़िलाफ़ साजिश की है और हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत इसलिए कि इसको अमेरिका ने गिराया और अमेरिका हुकूमत को लेके आई, और जो जो नारे लगाए, जो जो उनके खिताबात थे। कल इमरान खान साहब ने जो अपना इंटरव्यू दिया है उसमें वो सारे उनके खिताबात, सारे वो उनके कॉन्सेप्ट्स वो नल एंड वाइड हो गए। अब ना ही ये हुकूमत बकौल उनकी जो पहले इम्पोर्टेड थी वो इम्पोर्टेड रही, जिस अमेरिका को गालम गलोच करके अवाम में एक नई पजीराई, एक नया नारा देने की कोशिश की गई थी, वो भी उनका पूरी फ्लॉप हो गई। लेकिन एक चीज़ इमरान खान जो कल गलती कर बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि अब इमरान खान पर आर्टिकल 6 200% लागू होता है, और ना सिर्फ इमरान खान पर लागू होता है, स्पीकर नेशनल असम्बली, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी और इमरान खान, तीनों पर आर्टिकल 6 लगता है। और वो क्यों लगता है वो बता दूं आपको। मैं इसलिए ये बात नहीं कह रहा कि जी बस एक सियासी बयान दे रहा हूँ, मैं आपसे कानूनी बात करूँगा। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए इमरान खान को हटाया गया। पाकिस्तान का वाहिद वज़ीर आज़म था जिसको पार्लियामेंट ने धक्के देकर आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर बोला गेट लॉस्ट। पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ साजिशें रही हैं और उनको निकाला गया है, लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख़ का वाहिद वज़ीर आज़म था जिसको पार्लियामेंट ने लाते और धक्के देके वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से हटाया। जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया तो इन्होंने क्या किया, असेंबली में कहा गया कि जी इमरान खान साहब जो है उनके ख़िलाफ़ साजिश हुई है। इस तरह का एक लेटर दिखाया, ये वही लेटर था जो कि साइफन, याद है आपको, ये इमरान खान ने जब खिताब किया था इस्लामाबाद में जलसे में, तो यूँ कोर्ट से यूँ निकाला, मेरे पास ये ख़त है और ये ख़त जो है वो बताएगा कि बस क्या है। हमने भी पता उसको देखा तकरीबन, हमने बताया कौन सा ख़त है, क्या चीज़ है, कुछ पता नहीं है। वो एक ख़त यूँ लहराया और फिर वापस कोर्ट में डाल दिया, जैसे मुझे और शाह मोहम्मद कुरैशी को पता है ये ड्रामा किया गया। फिर कौमी असम्बली का इजलास हुआ तो स्पीकर साहब ये ख़त पढ़ें, देखें जी, इसके बाद ये जो नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है इसको हम ख़त्म कर देते हैं। वो भाई तुम कैसे ख़त्म कर सकते हो, आइन कहता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का ऑप्शन मौजूद है। स्पीकर क्या है, स्पीकर का एक पाकिस्तान क्या दुनिया का कोई कानून उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को या वोटिंग के ज़रिए या एक्सेप्ट करे या उसको डिक्लाइन करे, और कोई तरीका नहीं था।
वो उन्होंने बुलडोज किया, आइन को वहाँ पे बुलडोज किया गया, आइन को तोड़ा गया स्पीकर की जानिब से। फिर उस गैर आइनी एकदम हम लोग अभी उस नेशनल असेंबली में बैठे थे प्रेस गैलरी में, उसमें सॉरी विजिटिंग गैलरी में, तो 10 मिनट में खबर आई कि इमरान खान ने असेंबली तोड़ दी। इमरान खान ने असेंबली तोड़ दी, पता चला कि सदर पाकिस्तान भी प्रेसिडेंट हाउस के गेट पे ही कुर्सी रखकर बैठे थे। जैसे समरी आई वहीं पे साइन करके दे दीजिए कि असेंबली उन्होंने भी मंजूर कर दीजिए, असेंबली टूट गई, ख़त्म हो गया सारी चीज़ें। ये गैर आइनी काम था और पूरी कौम को क्या बोला गया कि वो जो साइफर है साइफर। और कल इमरान खान ने क्या बोला कि नहीं, अब मुझे पता चला है कि वो साजिश जो है यहाँ से पहले एक्सपोर्ट हुई, फिर इम्पोर्ट हुई और ये हुई और वो हुई। ये क्या, ये गंदम एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रही है या हुकूमत इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही थी, क्या हो रही थी ये चीज़ें? तो मकसद ये कौम के साथ घिनौना मजाक किया गया, पाकिस्तानी कौम के को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई। आपने 6-8 महीने पाकिस्तानी कौम को ये इम्प्रेशन दिया कि सुपर पावर अमेरिका, आपकी इस्टेब्लिशमेंट, आपकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर इमरान खान को निकाल रही थी। क्यों निकाल रही थी? क्योंकि इमरान खान को एटम बम बना रहा था पाकिस्तान में, कोई एटमी ताकत बना रहा था पाकिस्तान को। इमरान खान ने ऐसा कौन सा कमाल किया था कि इंटरनेशनल ताकतें भी हो गई, यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल हो गई, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी भी शामिल, कुछ नहीं किया। तो वो नाहल शख्स था, उसको आइनी गैर आइनी तौर पर निकाला गया। लेकिन उस शख्स ने जो पूरा ड्रामा रचा, जो पूरा उसने कौम को बेवकूफ़ बनाया, जिस तरह कौम को उसने गलत राह पे दिखाया, ये कौमी मुजरिम है। और कल वाले उस एपिसोड के बाद जिसमें उसने मानता कि मुझे पता था कि वो साइफर नहीं था, ये था, अब 100% आर्टिकल 6 उस पर लागू होता है और ये वफाकी हुकूमत के ऊपर भी लाजिम है। ये बाय चॉइस नहीं होना चाहिए। लॉ मिनिस्टर साहब फेडरल के और द प्राइम मिनिस्टर साहब, ये उन पर फ़र्ज़ है कि फौरी तौर पर वफाकी हुकूमत आर्टिकल 6 की कार्रवाई, इमरान खान स्पीकर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ फौरी तौर पर वो कार्रवाई करे, क्योंकि ये आपकी कानूनी हुक्मरानी है, ये आपके ऊपर कानूनी, आपके ऊपर, ये आपके ऊपर लाइबिलिटी है। जब आप नेशनल असेंबली का ओथ लेते हैं, जब आप स्पीकर का ओथ लेते हैं, जब आप प्राइम मिनिस्टर का ओथ लेते हैं, जब आप किसी मिनिस्टर का ओथ लेते हैं, या जब आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ओथ लेते हैं, तो आप उसमें हलफ लेते हैं। हलफ में आइन और कानून की, पाकिस्तान के आइन और कानून की मैं हिफाजत करूँगा। आप वहाँ पे ओथ लेते हो कि मैं पाकिस्तान के इस आइन और कानून की पासदारी करूँगा। तो अब ये पासदारी में आपके ऊपर लाजिम है कि इनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की कार्रवाई फौरी तौर पर की जाए। और अभी 50वां साल चल रहा है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इस कौम और मुल्क को दिया। तो ये उन पर लाजिम है कि इस पर फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए और आर्टिकल 6 के तौर पर इस पर इम्प्लीकेट किया जाए। फिर कोर्टों की मर्जी है, कोर्टें जो करें। देखिए, चिकन के रेट 700 रुपए हो, दालों के रेट अफोर्ड नहीं कर सकता बंदा। मुझे सिर्फ एक आप बात बताइए कि 500 रुपए जो कमा रहा है, जो दिहाड़ी तबका है, वो किस तरीके से गुजारा करेगा? ट्रांसपोर्ट तो आप दे रहे हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन उसके बाद जो है, जो 500 रुपए कमाने वाला है, 200 रुपए में अगर वो दाल लेता है, तो अपने घर का खर्चा चलाएगा कैसे, जिसके अंदर उनको रेंट पर भी है? किस तरीके से महंगाई का रेशियो आप क्या करेंगे? देख बात सुने, मैंने आपको कहा कि इस वक्त जो भी प्रेशर आया है इकॉनमी पे, ये IMF की से शर्तें, ये एग्रीमेंट्स इमरान खान ने उनसे किए थे और इमरान खान की उन गलत बयानियाँ, जो कि गलत बयानी उसने जिस तरह आवाम को आज तक की, अपने वोटरों को की, उसने समझा कि IMF भी इसी तरीके से है, IMF से भी मैं झूठ बोल दूंगा जी कि मैं ये बढ़ा दूंगा, वो बढ़ा दूंगा, बस हमें पैसे चाहिए। जो कमिटमेंट उसने की वो पूरी नहीं की, जिसकी वजह से ये पूरा प्रेशर इकॉनमी का है। डेफिनेटली तमाम हुकूमतों के ऊपर अब ये जिम्मेदारी है, लाजिम है, इस प्रेशर में जो है वो डेफिनेटली मदद करें, आवाम की जितने सबसे ज़्यादा रिलीफ पहुँचाया जा सकता है। एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मैंने आपको बताया कि मेरी लीडरशिप और मेरे वज़ीर आला साहब की खुसूसी हिदायतों पे जो हमने ट्रांसपोर्ट में मैं रिलीफ देना था, आज वो मैंने अनाउंस किया है। इसी तरीके से हर सेक्टर अपने अपने महकमे में जो भी रिलीफ दे सकता है वो करेगा। जहाँ तक बात आई महंगाई की, डेफिनेटली चैलेंज है, उसको सबने फेस करना है और हुकूमतों की जिम्मेदारी है। पीपल्स पार्टी को एज ए हुकूमत डेफिनेटली इस महंगाई पे तशवीश भी है। जो IMF के साथ मुआहदा इमरान खान ने की और आज जिस तरह जो भी
पोजीशन हो रही है, पीपल्स पार्टी को पार्टी तशवीश है, लोगों का डेफिनेटली सवालात हैं और हम उसको फेडरल गवर्नमेंट को ऊपर ये बिल्कुल लाजिम है कि उन चीज़ों को एड्रेस करें और हम चाहते हैं कि वो इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाए। आवाम को जो है डेफिनेटली वो रिलीफ मिलना चाहिए। और इसमें जो हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है, सिंध हुकूमत की जानिब से, उस दिन भी कैबिनेट मीटिंग में वज़ीर आला साहब ने कहा कि जितने भी एक महंगाई आपको समझ में आ रही होती है, ठीक है, डीजल के पैसे बढ़ गए, पेट्रोल के बढ़ गए, खाद के बढ़ गए, हर चीज़ के बढ़ गए, तो एक महंगाई हो रही है। कुछ लोग जो मुनाफा खोर लोग होते हैं वो भी हर चीज़ की अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं। तो उसमें वज़ीर आला साहब ने तमाम कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को सख्ती से हिदायत की हैं कि जहाँ पे कोई मुनाफा खोर है, कोई होर्डर्स हैं, कोई ज़बरदस्ती जो लोग चीज़ों को गोडाउंस में छुपा देते हैं, उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमारा मकसद है आवाम को रिलीफ दें, हर हालत में रिलीफ दें, और उसके लिए गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी जो है वो अपना काम करती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से सवाल बहुत हो गए। कराची में वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया, सिंध हुकूमत सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए काम कर रही है। सिंध भर में 22 लाख अफराद को घर बना कर देंगे।